के तकरीबन 11 बजे का समय था। अंजलि नाम की एक लड़की और एक मांत्रिक एक वीरान सी हवेली में थे। वो धीरे धीरे एक दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? डरो नहीं, तुमको बस आज रात ये आखिरी काम करना है। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और अंजलि को अंदर ले गया। उस कमरे में 2 ताबूत रखे थे, जिसमें एक खाली था और दूसरे में एक लड़की सो रही थी। ये कौन लड़की है? घबराओ नहीं, बहुत छोटा सा काम है। मांत्रिक ने अंजलि को एक खंजर दिया। तुम इस खाली ताबूत में लेट जाओ और इस खंजर को थामे रखना। उसके बाद मैं एक विधि के जरिए तुम्हारी आत्मा को उस काली दुनिया में भेज दूंगा जहां सोनम की आत्मा है। वहां जाकर तुमको सोनम की आत्मा को ढूंढना है और फिर उसको वापस इस दुनिया में लेकर आना है। यह सुनकर अंजलि चुपचाप ताबूत में लेट गई और मांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंजलि को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसकी न जाने क्या मजबूरी थी कि वो वहां से उठकर जा नहीं रही थी। मांत्रिक को मंत्र शुरू किए अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी दूसरे ताबूत में लेटी लड़की, जिसे वो सोनम कह रहा था, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसने अचानक से आंखें खोली। उसे देखकर मांत्रिक डर गया। वो कुछ करता इससे पहले ही अंजलि ने भी आंखें खोल ली। सोनम उसको गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। उसे देखकर अंजलि की चीख निकल गई। सोनम ने अंजलि पर हमला बोल दिया। मांत्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भागा। सोनम अंजलि के शरीर को बुरी तरह से नोचने खरोचने लगी। कुछ ही पलों में उसने अंजलि को पूरी तरह से चीर फाड़ कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। पास ही के गांव में निशा नाम की लड़की रहती थी। निशा जब सिर्फ 12 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। उसका 15 साल का एक छोटा भाई शुभम भी था और मां बड़ी मुश्किल से घर को चला रही थी, जिसकी वजह से निशा काम की तलाश में थी। मां, अखबार में एक इश्तिहार है कि उनको मेड चाहिए। मुझे लगता है मुझे ये काम कर लेना चाहिए। बेटी, तेरे बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मां, मैं मिलने आया करूंगी ना, आप फिक्र क्यों करती हैं? निशा ने अपनी मां से बात की और अखबार में दिए गए पते पर पहुंची। एक बहुत बड़ी हवेली, जिसके गेट पर खड़ा एक आदमी उसे अंदर ले गया और कुछ देर बाद एक औरत उसके सामने आई। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहो, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? मैम, आपको एक मेड की जरूरत है ना, और आपको 20 साल की उम्र की ही मेड चाहिए। मैं उसी के लिए आई थी। अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आई हो? जी, लाई हूँ। निशा ने मीनाक्षी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर दिया और मीनाक्षी उसे गौर से देखने लगी। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की? ये कहकर मीनाक्षी ने उसी समय निशा को तिजोरी से नोटों की एक गड्डी निकाल कर दे दी। ये तुम्हारी 1 महीने की एडवांस तनख्वाह है। भाई का स्कूल में एडमिशन करा दो और माँ को बोल देना कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है और कल से ही ज्वाइन कर लो। ये सुनकर निशा बहुत खुश हुई। उसने मीनाक्षी का धन्यवाद किया और पैसों को लेकर घर पहुंची। माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी 25,000 रुपए महीना। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, सच में? वो इतने पैसे दे रहे हैं तुमको? हाँ माँ, और 1 महीने का एडवांस भी दे दिया है। निशा ने उसी दिन अपने भाई का एक स्कूल में एडमिशन करवाया और घर में राशन और जरूरत की चीजें खरीद कर दे दिए। बाकी सभी पैसे उसने अपनी माँ को दे दिए और अगली सुबह वो हवेली पहुंची। निशा, इस घर को अपना ही घर समझना ठीक है? जी मैडम। आओ, तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दूं। निशा को एक बड़ा सा कमरा दिया गया जिसमें 3 बेड लगे थे और 3 ही बड़ी बड़ी अलमारी थी। निशा ने अपने कपड़े निकालकर कबर्ड में सेट किए और तभी दरवाजा खुला। उसने देखा कि मीनाक्षी वहां 2 और लड़कियों को लेकर आई हैं। निशा, ये भी तुम्हारे साथ इस कमरे में रहेंगी। जी मैडम। तीनों मेहनत से काम करना और किसी भी काम को लेकर कोई सवाल नहीं करना।
जो बोला जाए बिना कोई सवाल किए कर देना। जी मैडम। मीनाक्षी वहां से चली गई और फिर इन तीनों ने एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाई। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम श्वेता और दूसरी का आरुषि था। अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। पहली बार कोई ऐसी नौकरी देखी है जिसमें सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देखकर काम मिल गया। हाँ, मेरा भी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देखा था। श्वेता ने अपना बैग खोला और उसके अंदर अपना बर्थ सर्टिफिकेट रखी रही थी, तभी आरुषि की नजर उस पर पड़ी। हे श्वेता, तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? 21 मई 2006। अरे, यही डेट ऑफ बर्थ तो मेरी भी है। मेरी भी तो यही डेट ऑफ बर्थ है। ये जानकर इन तीनों को ही हैरानी हुई कि इन तीनों की ही डेट ऑफ बर्थ एक थी। रात ठीक 11 बजे ये तीनों सोने की तैयारी ही कर रही थीं कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। देखना जरा कौन है। निशा ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक थाली थी। ये लो, ये मिठाई तुम तीनों बराबर बराबर खा लेना। जी ठीक है। श्वेता ने थाली बेड पर रखी और तीनों ने उनमें से एक एक मिठाई उठाकर खाई। अरे वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अलग है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, रात के टाइम ये मिठाई देने का क्या मतलब है? ये तो खाने के टाइम भी दे सकते थे। हाँ सच में, यहाँ कुछ बातें बहुत ही अजीब लग रही हैं। इन तीनों ने मिठाई खत्म की और फिर ये तीनों सो गईं। अगली सुबह ये तीनों 7 बजे ही उठ गई थीं, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि इनसे कोई खास काम नहीं करवाया जा रहा था। घर के बाकी नौकर ही सारा काम संभाल रहे थे। इसी तरह शाम हो गई और तब मीनाक्षी ने इनको डिनर बनाने के लिए कहा। चलो, कोई तो काम बताया, वरना तो पूरे दिन कुछ काम करवाया ही नहीं। ये तीनों किचन में गईं तो वहां एक पतीले में मुर्गे का ढेर सारा मांस रखा हुआ था। अरे, हम लोगों को चिकन बनाना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। इन तीनों ने मिलकर चिकन को बनाना शुरू किया और बड़ी बड़ी 3 डिश उससे भर चुकी थीं। तभी मीनाक्षी किचन में आई। खाना तैयार हुआ? जी मैडम, हो गया। हम सर्व करना शुरू करें? नहीं, इन डिशेस को उठाओ और मेरे साथ आओ। इन तीनों ने एक एक डिश उठाई और फिर मीनाक्षी के पीछे हो ली। मीनाक्षी उनको एक बड़े से दरवाजे के अंदर ले गई जहां एक अंधेरा कमरा था जिसके अंदर ही एक टीला बना था। ये चिकन को टीले पे रख दो। इन तीनों ने उन डिशेस को टीले पर रख दिया और बाहर निकली। अब तुम सब अपने रूम में जाओ, आज की ड्यूटी खत्म। ये तीनों अपने कमरे में चली गईं। तभी उस अंधेरे कमरे से अजीब सी सांस लेने की आवाज आने लगी और तभी ये आवाजें बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर बड़ी बेसब्री से मांस को चबा चबा कर खा रहा है। कमाल है, खाना बनवाकर उस अंधेरे कमरे में रख दिया, जबकि वहां तो अंधेरे के अलावा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। हाँ यार, मुझे तो ये बात बहुत अजीब लगी। तभी फिर से इनके कमरे में वही आदमी मिठाई लेकर आया। इनको कल की तरह खा लेना ठीक है, एक भी बचनी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वापस चला गया। फिर से वही मिठाई। सच में यार, ये घर तो बहुत ही अजीब लगने लगा है। इन्होंने मिठाई खत्म की और फिर तीनों सो गईं। अगली सुबह भी इनसे कोई काम नहीं करवाया गया और शाम होने पर फिर से मीनाक्षी ने इनसे चिकन बनवाया। आज भी उस सारे चिकन को इनके हाथों से उस कमरे में रखवाया गया। इसी तरह से कई दिन गुजर गए थे और अब इन तीनों के मन में उस कमरे को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। क्या मीनाक्षी जी ने हमको सिर्फ चिकन बनाने के लिए यहाँ रखा है? बात सिर्फ खाना बनाने की थी तो किसी कुक को भी रखा जा सकता था। एक ही उम्र की, एक ही डेट ऑफ बर्थ वाली लड़कियों को ढूंढकर उनसे खाना बनवाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई? और वो खाना खुद खाती भी नहीं है, उसे उस अंधेरे कमरे में रखवा देती हैं। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आज रात 12 बजे तक तुम तीनों इसी कमरे में रहोगी, इसके बाहर कदम नहीं रखना। मैडम, लेकिन हम पूरे दिन बाहर नहीं निकलेंगे, तो रात का खाना? आज उसे बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर मीनाक्षी वहां से चली गई। ये क्या बकवास है यार। सच में, अब तो हद ही हो गई। हम तीनों पूरे दिन यहाँ इस एक कमरे में बंद रहेंगी।
इस बात में तो कोई तुक नजर नहीं आ रहा। इन्होंने फैसला किया कि ये तीनों आज उस कमरे का राज जानकार ही रहेंगी। रात को ठीक 11 बजे ये तीनों अपने कमरे से निकली। इन्होंने देखा कि मीनाक्षी उसी कमरे में जा रही है। वो देखो, वो अभी उसी कमरे में गई है। ये तीनों पास ही गलियारे में छिप गईं और कुछ देर वहीं छिपी रहीं। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी उस कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। चलो उस कमरे में चलते हैं। ये उस कमरे की उस छोटी सी खिड़की की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी इन्हें उस कमरे से किसी लड़की के बिलखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो अंदर से आ रही है। ये तीनों उस कमरे की छोटी सी खिड़की से झांककर अंदर देखने लगीं। उस कमरे में एक लड़की पड़ी रो रही थी। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। तभी कोने से एक भयानक दानव चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो बेहद भयानक था। उसकी चमड़ी किसी मगरमच्छ जैसी थी, आंखें लाल लाल चमक रही थीं और मुंह से काला लार टपककर जमीन पर गिर रहा था। उसे देखकर इन तीनों का दिल दहल उठा और कमरे में वो लड़की डर के मारे चीखने लगी। वो दानव उस लड़की पर झपटा और उसके शरीर को बुरी तरह से चीरने फाड़ने लगा। ये खौफनाक मंजर देखकर इन तीनों का दिल बुरी तरह से दहल उठा। ये चीखती चिल्लाती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। मुझे नहीं मरना, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी निशा। हाँ, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब समझ आया कि वो चिकन कौन खाता था। इन तीनों ने अपने बैग पैक किए और कमरे से निकली ही थीं कि तभी सामने से मीनाक्षी आ गई। अरे कहाँ जा रही हो तीनों? हम अब और यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें जाने दो। हमें उस दानव का शिकार नहीं बनना। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी जान लूंगी? हमने सब देख लिया है, तुम अब हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम तीनों मेरे साथ आओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही दरवाजे पर 4 लबादे वाले आदमी आकर खड़े हो गए और ये तीनों समझ गईं कि अब इनको मीनाक्षी की बात माननी पड़ेगी। मीनाक्षी इन तीनों को उसी कमरे में ले गई जहां 2 ताबूत रखे थे। उनमें से एक खाली था और दूसरे में एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके पास ही एक मांत्रिक खड़ा हुआ था। ये कौन है? ये मेरी बेटी है, सोनम। सोनम के पिता जब वो 5 साल की थी तभी गुजर गए थे। सोनम बचपन से ही बहुत ही होनहार लड़की थी। स्कूल से कॉलेज लाइफ तक वो हर साल टॉप करती आ रही थी। उसकी बचपन की एक क्लासमेट शालिनी उससे बहुत जलती थी। उसकी जलन की हद तो तब हो गई जब रवि ने सोनम को प्रपोज कर दिया। उसके बाद से ही सोनम के साथ बहुत अजीब होने लगा। इसे अपने आसपास एक भयानक राक्षस नजर आता था और वो बार बार यही कहता था, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। एक दिन सोनम के कमरे से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आई और मीनाक्षी उसके कमरे में पहुंची तो वो बेहोश थी। इसको होश नहीं आ रहा था। थक हार कर सोनम ने उसे एक मांत्रिक को दिखाया। सोनम पर बहुत ही भयानक काला जादू किया गया है और ये करने वाली लड़की के नाम का पहला अक्षर श है। यानी कि शालिनी? शालिनी? ये शालिनी कौन है? वो बचपन से ही सोनम से जलती थी। उसके स्कूल से लेकर अब कॉलेज में भी उसके साथ थी। उसने बहुत ही भयानक जादू का इस्तेमाल किया है। उसने काली दुनिया से एक राक्षस रकासा को बुलाकर सोनम के पीछे लगा दिया है। रकासा सोनम की आत्मा को अपने साथ काली दुनिया में ले गया है और अब सोनम के शरीर पर उसका हक है। वो जब चाहे आकर सोनम के शरीर में वास कर सकता है। बाबा, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। और उस शालिनी को भी उसके किए की सजा दिलाइए। इन सब के लिए हमें एक महान विधि करनी होगी। तुमको 3 ऐसी लड़कियां ढूंढनी होंगी जो उसी दिन पैदा हुई हों जिस दिन सोनम पैदा हुई थी। शालिनी को सबक सिखाने के लिए मैं एक और दानव का आह्वान करूंगा। तुम्हें उस दानव को अपने घर में रखना होगा और उन तीनों लड़कियों के जरिए उसे रोजाना 7 रातों तक मांस खिलाना होगा। उसके बाद
8वीं रात को शालिनी जहां कहीं भी होगी, वो तुम्हारे घर के उस कमरे में पहुंच जाएगी जिसमें वो दानव होगा। वो दानव उसका शिकार करेगा और फिर अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। उसके बाद उन्हीं 3 लड़कियों में से किसी एक लड़की को मैं अपनी शक्ति के जरिए उस काली दुनिया में भेज दूंगा और उसे वहां जाकर सोनम की आत्मा ढूंढकर इस दुनिया में लेकर आनी होगी। उसके बाद सोनम की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाएगी और उसके पीछे लगा रकासा काली दुनिया में वापस चला जाएगा। कोई भी लड़की इस काम के लिए राजी नहीं होती, इसलिए मैंने अखबार में इश्तिहार दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे कुछ ही दिनों में सोनम के जन्म के दिन पैदा होने वाली 3 लड़कियां मिली। इसीलिए मैंने तुम तीनों को काम पर रख लिया। ये सुनकर ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मीनाक्षी इन तीनों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मेरी बेटी को मुझे वापस ला दो, वापस ला दो, चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो। मीनाक्षी को रोता हुआ देखकर निशा को उस पर दया आ गई। उसे वो सभी लम्हे याद आए कि कैसे उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे और अब मीनाक्षी की वजह से ही उसकी माँ और छोटा भाई अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैडम उठ जाइए, मैं सोनम को लेकर आऊंगी। ये सुनकर मीनाक्षी को बहुत खुशी हुई और फिर मांत्रिक ने विधि की तैयारी की। इसमें मांत्रिक का एक शिष्य भी उसकी मदद कर रहा था। उसने एक कुंड जलाया और सामने खंजर रखकर उस पर काफी देर तक मंत्र पढ़कर फूंके। तुम इस खाली ताबूत में लेट जाओ। ये खंजर अपने हाथ में रखना। तुम्हें वहां इसकी जरूरत पड़ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस खंजर को उस दुनिया में मत छोड़ना। मैं यहां से मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा तो तुम इस खंजर समेत काली दुनिया में पहुंच जाओगी। वहां जाकर तुम्हें सोनम की आत्मा को ढूंढना है और अगर कोई बुरी आत्मा या राक्षस तुम पर हमला करे तो तुम इस खंजर से उस पर हमला करके खुद को बचा सकती हो। उसके बाद तुमको अपने सबसे करीब जो भी बरगद का पेड़ दिखाई दे तो तुम उसके अंदर ये खंजर गाड़ देना। ऐसा करते ही उस पेड़ में उस दुनिया से निकलने का दरवाजा बन जाएगा। तुम सोनम की आत्मा को लेकर उस दरवाजे में घुस जाना और उसके अंदर घुसते ही तुम दोनों की आत्माएं इस दुनिया में अपने शरीर में वापस आ जाएंगी और फिर वो रकासा भी सोनम को छोड़कर अपनी दुनिया में चला जाएगा। निशा ने खंजर थामा। एक बार उसने श्वेता और आरुषि की तरफ देखा और फिर ताबूत के अंदर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उस खंजर को कसकर थाम लिया। कुछ ही देर ने उसने देखा कि वो एक जंगली सुनसान से इलाके में है। वहां पर कभी भयानक हंसी सुनाई देती तो कभी किसी की चीख। कौन है? वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। सोनम? निशा के डर का ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो आगे कदम बढ़ा रही थी। उसने देखा कि एक लड़की एक टीले पर सर झुकाए बैठी रो रही है। निशा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सोनम, तुम सोनम हो? उस लड़की ने नजरें उठाकर निशा को देखा। आप कौन हो और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? सोनम, मेरा नाम निशा है। मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। मैं तुमको यहाँ से ले जाने आई हूँ। आप मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकती। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम दोनों यहाँ से आज ही निकलेंगे। मेरे साथ आओ, जल्दी। निशा अब सोनम के साथ बरगद का पेड़ तलाश करने लगी। दूसरी तरफ सोनम का शरीर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैडम, ये इसको क्या हो रहा है? तभी सोनम के शरीर के अंदर बसे रकासा ने अपनी आंखें खोली और भयानक अवतार में उठ खड़ी हुई। सोनम ने वहां खड़े मांत्रिक के शिष्य पर हमला बोल दिया और उसके सीने पर चढ़ बैठी। उसने उसके सीने को चीर डाला और यह भयानक मंजर देखकर मांत्रिक, मीनाक्षी, श्वेता और आरुषि का दिल दहल उठा। उसे खत्म करने के बाद वो मीनाक्षी पर टूट पड़ी और उसका गला दबाने लगी। आरुषि और श्वेता उसे हटाने की कोशिश करने लगी,
लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। मांत्रिक अभी भी मंत्र पढ़े जा रहा था। इस तरफ काली दुनिया में निशा को बरगद का पेड़ नजर आया। वो रहा बरगद का पेड़, जल्दी चलो। ये दोनों उस पेड़ की तरफ भाग ही रही थीं और पहुंचने ही वाली थीं। तभी इस तरफ सोनम के शरीर में बसे रकासा को पता चल गया। वो उसी समय ताबूत के पास गया। उसने सोनम का शरीर छोड़ दिया। सोनम का शरीर फिर से ताबूत में जा गिरा। निशा पेड़ के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी रकासा वहां पहुंच गया और उसने निशा को धक्का दिया। निशा के पैर में चोट आ गई। उसके हाथ से खंजर भी उछलकर दूर जा गिरा। रकासा ने सोनम के बाल पकड़े और उसको घसीटकर फिर से उसी टीले के पास ले जाने लगा। निशा दीदी, मुझे बचा लो। निशा को अपने कानों में सोनम के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हिम्मत करके उठी और फिर रेंगते हुए खंजर तक पहुंची। उसने हिम्मत की और खंजर उठाकर रकासा की तरफ भागी। रकासा जैसे ही पीछे पलटा तो निशा ने उसके सीने पर खंजर से 3 हमले किए। वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। उसके बाद निशा ने सोनम का हाथ थामा और तेजी से पेड़ की तरफ भागी। उसने पेड़ में चाकू गाड़ा तो तभी उसके अंदर एक दरवाजा खुल गया। ये दोनों दरवाजे के अंदर घुस गईं और वो दरवाजा तभी बंद हो गया। वो दोनों खांसते हुए ताबूत से जाग उठीं। सोनम, मेरी बेटी। मीनाक्षी ने सोनम को गले से लगा लिया और दोनों की आंख से खुशी के आंसू निकल पड़े। श्वेता और आरुषि ने भी निशा को गले लगा लिया। निशा, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। निशा मीनाक्षी और सोनम को साथ देखकर बहुत खुश थी। उस रात के बाद मीनाक्षी ने निशा की मां को भी अपनी हवेली में ही बुला लिया और फिर निशा और उसकी मां भी वहां पर एक ही परिवार के जैसे रहने लगे। सोनम निशा को अपनी बड़ी बहन के जैसे प्यार करने लगी क्योंकि वो उसी की वजह से काली दुनिया से बाहर आ सकी।